हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सैयद अब्दुल जब्बार और आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के डिमांड्स हैं। कि सर, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं कर पाते। आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, या मैथ्स में भी ऐसे होता है। हम एक पहला चैप्टर पढ़ा, हम दूसरा चैप्टर जैसे तैयार करते हैं तो पहला चैप्टर भूल जाते हैं। तो उन सभी साथियों के लिए जो चीज़ों को भूल रहे हैं, बहुत ही 3 ऐसे मेथड लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। जो आप अगर इसको अप्लाई करोगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओगे और चीज़ों को हमेशा याद कर पाओगे। देखिए, आपके साथ में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे, 2-4 स्टूडेंट ज़रूर होंगे जो आपको लगता होगा यार उनको तो एक बार ही याद कर रह जाता है, लेकिन हमारे एक बार में ही याद करने से नहीं रह रहा। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या वजह है? देखिए, कुछ नहीं है, सबका माइंड एक ही होता है, एक ही तरह से काम करता है, बस यूज़ करने के तरीके होते हैं। आप माइंड को कैसे यूज़ कर रहे हो और सामने वाला कैसे यूज़ कर रहा है। तो उन 3 टॉपिकों को, उन 3 टिप्स को आप अप्लाई करें और देखना आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप कभी चीज़ें। तो साथियों, चलिए बात करते हैं पहले टिप्स के बारे में। पहला टिप्स है ऑर्डर एंड बॉर्डर। जब हम याद करते हैं चीज़ों को, किस तरह से हम उसको ऑर्डर में रखते हैं, किस तरह से हम उसकी बॉर्डर लाइन बनाते हैं, इस तरह इसी पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, ऑर्डर का एक मतलब क्या होता है। हम एक हर किसी के स्टूडेंट के घर में एक अलमीरा होगी। प्रत्येक स्टूडेंट के घर में अलमीरा है। आप अपने कपड़े, पैंट शर्ट, लोअर टी शर्ट, और अगर लड़कियां हैं तो अपने सूट, ये सब मिक्स करके एक पोटली बना के सबको एक साथ रखकर और अलमीरा की अलग अलग खाने में थोड़े थोड़े रख दीजिए। फिर उसके बाद मेमोराइज कीजिए कि बताइए कि आप प्रेशर डालिए माइंड पर कि आपको ऐसा याद है कि लोअर कौन से बॉक्स में रखा है, टी शर्ट कौन से बॉक्स में रखी है, या कोई कपड़ा जो तुम्हारा तुम चाहते हो पहनना वो किस बॉक्स में रखा है। शायद उम्मीद करूंगा कि आपको एकदम याद नहीं आएगा, एकदम क्या, याद ही नहीं आएगा। वही दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। यदि चीज़ों को हम, उन्हीं कपड़ों को, टी शर्ट को, जितनी भी टी शर्ट है उनको अलग रख दें, अलग एक बॉक्स में रखें। पैंट्स और पैंट शर्ट्स को अलग बॉक्स में रखें। सूट्स को अलग अलग बॉक्स में रखें। फिर उसके बाद चाहे आप कल को भी रिवाइज करेंगे ना, आप आज को छोड़ो, अगर आप एक दिन बाद भी अगर मेमोराइज करेंगे कि हमारी पैंट, फला पैंट कौन से बॉक्स में रखी है, और मैं मानता हूँ आपको ज़्यादा प्रेशर माइंड पर रखने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं ऑर्डर। जब जब आप चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करोगे, एक ऑर्डर में व्यवस्थित करोगे, तो आपको माइंड भी वैसे ही उसको रिकवर करके देगा। ठीक है। अब आप दिमाग को उलझा दोगे पहले ही, तो वो आप दिमाग का काम नहीं, मतलब दिमाग आपका काम नहीं करेगा। तो आपको उससे चाहिए कि जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको ऑर्डर के क्रम में करें। ऑर्डर के क्रम में कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा स्टडी रिलेटेड ही। बनने एग्जाम के लिए सभी पॉलिटी पढ़ते हैं, और यूपीएसआई के लिए वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है पॉलिटी का। तो उसमें हम ऑर्डर को किस तरह से लगाएंगे। जहाँ तक मैं मानता हूँ, जितने भी मोस्टली 90% स्टूडेंट्स पॉलिटी को कहाँ से शुरू कर रहे हैं, संवैधानिक विकास से। अब संवैधानिक विकास से शुरू कर दिया उन्होंने, तो जो उनके एक्ट हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है, ये समझ में नहीं आएगा। उसकी वजह एक है, इसका जो बैकग्राउंड है, क्रम व्यवस्था है, ऑर्डर है, वो यहाँ से नहीं है। संवैधानिक विकास एक पार्ट है। तो किसका पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है। जो संवैधानिक विकास है किसका पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम क्या, मोस्टली ऑफ स्टूडेंट कहाँ से शुरू करते हैं, संवैधानिक विकास को, पॉलिटी को संवैधानिक विकास से शुरू कर देते हैं। जबकि पढ़ना उन्हें ऑर्डर में ही चाहिए। संवैधानिक विकास एक बीच से शुरू होता है। अगर आप बीच से कुछ चीज़ पढ़ोगे तो आपको वो बहुत ही कम याद रहेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी को अगर आप 10-15 मिनट की भी अगर मूवी निकालने के बाद आप उस पर बैठते हैं, तो आपको इतनी समझ में नहीं आएगी, चाहे आप उसका लास्ट कर दें। तो जैसे कि मैंने बताया अभी पॉलिटी के बारे में, आप संवैधानिक विकास शुरू कर रहे हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नाथ की कमेटी के अनुसार ये पारित किया गया। इसके द्वारा क्या हुआ, मैं अब बिना ऑर्डर के ही पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। देखिए कितनी चीज़ें याद रहती हैं। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, तो फिर उसके बाद
बंगाल, मद्रास, मुंबई सब उसका अधीन कर दिए, शक्तियाँ उसका अधीन कर दी। फिर उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में बनाया गया न्याय के लिए। अब मैं इन चीज़ों को एकदम डायरेक्ट याद कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी ओल्ड सी लग रही है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं क्रम में याद करूँ, क्रम में पढ़ता हूँ। देखो, थोड़ा चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में कहाँ से, 1600 ईस्वी में, जब भारत आज़ाद था, भारत में अंग्रेज का नामो निशान नहीं था। महारानी एलिजाबेथ, जब इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए एक आदेश पारित करा कि आप जाइए और हिंदुस्तान में यानी कि एशियाई देशों में क्या करिए, आप व्यापार कीजिए। ब्रिटिश की एकमात्र कंपनी थी और इसे ही एकाधिकार मिला हुआ था भारत में व्यापार करने का। जब ये व्यापार करने आए तो जिस इस कंपनी में जितने भी व्यापारी थे, उन लोगों को देखने के बाद उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो बहुत अपार संपत्ति है, धन है। तो उनकी नीति थोड़ी डगमगा गई और उनका लालच बढ़ गया। तो उन्होंने क्या काम करा, एक गलत तरीके से व्यापार करना शुरू कर दिया और व्यक्तिगत उपहार लेने शुरू कर दिए और निजी निजी अपनी आय को बढ़ाने लगे। तो कंपनी को लगा कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करा जाना चाहिए, वरना वो स्थिति पैदा कर देंगे जिससे कि हमारा जो व्यापार करने का एक सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो 1773 में लॉर्ड नाथ उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी में ये आदेश पारित करा कि जो बंगाल के जो गवर्नर है उनको ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए और उनके ही अधीन जो और तो ये तीनों प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के, मद्रास, मुंबई और बंगाल। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि आप एक ऑर्डर में यदि इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप अधिक समय तक याद कर सकते हैं। और यदि आप बिना ऑर्डर के अगर किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप तुरंत तत्काल या कुछ समय बाद आप उसको भूलना निश्चित है आपका। तो बात करते हैं अब सेकंड मेथड की। पहला मेथड हमारा ऑर्डर और बॉर्डर हो गया। ऑर्डर का मतलब ये हुआ क्रम में रखना, बॉर्डर का मतलब हो गया उसका एक दायरा होता है, कहाँ से शुरू करना है कहाँ खत्म करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है एज एग्जाम्पल पॉलिटी का देकर। पॉइंट नंबर हमारा 2 है। एक, हम क्या करते हैं, हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम उसको बहुत बर्डन ले लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं काफ़ी, नोट्स ले लेते हैं काफ़ी, सबकी क्लासेस ले लगते हैं, ऑनलाइन पढ़ने लगते हैं, तुरंत सबके बैच बैच ले लेते हैं। एक हमारे ऊपर एक प्रेस बर्डन क्रिएट हो जाता है, एक अलग तरह का प्रेशर आ जाता है, हम कुछ भी शुरू नहीं कर पाते, हमें इस पर समझ में नहीं आता हम शुरू कहाँ से करें। तो हमारे यही समझ में नहीं आता हम शुरू कहाँ से करें। तो जो आपका पहला रूल है वो तो बिगड़ गया, आपका ऑर्डर ही बिगड़ गया। जब ऑर्डर ही बिगड़ गया तो आप चीज़ों को याद कैसे करोगे। तो आपको क्या चाहिए, एक जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, माना यूपीएसआई की ही तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसका एक सिलेबस बनाएं। समझ रहे हैं। दूसरा मेथड का जो मेरा नाम है वो है स्टडी लेस एंड सेलेक्टिव। मतलब कम पढ़ें और सेलेक्टेड पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप अपना ब्रेन को फेल कर लोगे और जिससे फिर ब्रेन अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। मतलब स्टडी लेस एंड सेलेक्टेड, आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो और कम पढ़ो, बार बार रिवीज, आपको हमेशा याद रहेगा वो चीज़ अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं मैं, जैसे एक वैज्ञानिक रहे हैं विल्फ्रेडो पेरेटो, इन्होंने बताया कि 20% एफर्ट्स हमें 80% रिजल्ट देते हैं। इस संसार में 20% बादल 80% संसार की बारिश करते हैं। 20% पृथ्वी के भाग पर 80% जो उपज होती है, फसल होती है, वो 20% भाग पर सबसे ज़्यादा होती है। इस दुनिया में 20% लोगों पर दुनिया का सबसे 80% संसार का पैसा केवल 20% लोगों पर ही। उसी प्रकार किसी भी एग्जाम में उसका 20% सिलेबस ऐसा होता है जो 80% रिजल्ट देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूं आपको, यूपीएसआई की बात करते हैं तो मूलविधि का एक सेक्शन है। मूलविधि का सेक्शन है जो आईपीसी, सीआरपीसी है, बीएनएस और मतलब बीएनएसएस है। स्टूडेंट उसके पीछे इतना पढ़े हुए हैं, इतने कमेंट्स करते हैं उस पर, सर आपके जो मूलविधि के नोट्स हैं सर वो क्या अपडेट हैं सर, कि जो अब नया आएगा उसको पढ़ लें उसको पढ़ लें। लेकिन जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, हाँ हो सकता है अब अपडेट हुआ है तो एक दो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अभी तक यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर में केवल 1 से या 2 से क्वेश्चन से कभी ज़्यादा पूछा ही नहीं। और इतना ब्रॉड है वो आईपीसी सीआरपीसी
आप पॉलिटी पढ़ लोगे, मूल विधि के सारे एक्ट पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन आप आईपीसी सीआरपीसी नहीं पढ़ पाओगे। इतना बड़ा सेक्शन है, ना ही उसको जल्दी से याद कर पाओगे। लेकिन स्टूडेंट्स उसके पीछे इतना भागे फिर रहे हैं, इतने भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये एक गलत तरीका होता है। अरे यूपी जीके के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे आपके, आप यूपी जितनी देर में आप आईपीसी सीआरपीसी पढ़ेंगे, आप यूपी जीके को पढ़ के निकल जाएंगे, केवल 20 से 25 पेज सारे होते हैं उसमें। ठीक है, तो 20% सिलेबस 80% रिजल्ट देता है। आप उसको सेलेक्ट करना, उसको फाइंड करना, आप आपका ये पहला काम होगा। उसको छाटने का एक तरीका होता है, आप उस एग्जाम के सिलेबस को देखें, सिलेबस को अच्छी तरह से लिख लें, फिर उसके प्रीवियस को देखें, प्रीवियस में देखें फिर कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए। टाइम एंड वर्क मैं जब मानता हूँ, स्टूडेंट्स बहुत कम समय देते हैं टाइम एंड वर्क पे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आते हैं। तो हमें चाहिए कि टाइम एंड वर्क को हर एक टाइप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि 2.5 नंबर के क्वेश्चन होता है यूपीएससी में, और एनटीपीसी में भी, एनटीपीसी में 1 नंबर के मतलब नंबर का होता है। लेकिन किसी भी एग्जाम में अगर 2 से 3 नंबर या 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे फ्री के बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, तो आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मैथ के पीछे इतना भागते हैं, मैथ के पीछे इतना भागते हैं, जबकि हमारे हिंदी, हमारे रीजनिंग, हमारे इतने ऐसे सब्जेक्ट हम इनमें से फुल मार्क्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टिप्स के बारे में। तीसरा टिप्स है पिक्चर फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद करने का, लर्न करने का, उसको रिवाइज करने का, मेमोराइज करने का। पिक्चर फॉर्म किस तरह से यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपने शायद देखा होगा या आजमाया भी होगा। यदि कोई आदमी आपको 5 साल पहले मिला है, कोई लड़का या लड़की, लेकिन उसने नाम भी बताया, अपना पूरा एड्रेस बताया, लेकिन आपको अब 5-6 साल बाद अगर आप उससे मिलते हैं, तो उसका आपको नाम में भी आप भूल जाओ, पॉसिबिलिटी आप नाम भूल जाओगे अगर आपके टच में नहीं है तो। लेकिन आप चेहरा नहीं भूल लेंगे ना, आप चेहरा भूलने को, और जैसे ही आप उसको देखोगे वो जगह भी याद आ जाएगी जहां आपने उसको देखा था। तो ये होती है पिक्चर फॉर्म। यानी कि हमारा माइंड, इससे क्या समझे, हमारा माइंड जो होता है, दिमाग जो होता है, पिक्चर को हमेशा याद रखता है। तो आप जब भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, पिक्चर के फॉर्म में पढ़ें। जो भी पढ़ रहे हैं उसको पिक्चर के फॉर्म में एक स्टोरी की तरह चलाएं। और ये चीज तब होती है जब आप किसी चीज को ऑर्डर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, आगे बात नहीं घूमकर। अगर आप बेहतर एक तरीका आजमाते हैं पढ़ाई का, तो सबसे पहला तरीका ऑर्डर ही होता है। जब आप ऑर्डर से चीजें पढ़ोगे तो आपको, आप सेलेक्टेड चीजें भी पढ़ोगे, और सेलेक्टेड चीजों को जब आप क्रम में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर फॉर्म भी बनेगी, और ये तीनों चीजें मिलकर एक आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और जब जब आपको जरूरत होगी आपके पढ़े हुए की, और ये आपको दिमाग उसी टाइम आपको रिकवर करके देगा। तो ये 3 चीजें थी, और उम्मीद करूंगा ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई। तो जो भी मेरे साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, एंड अपनी तैयारी को और बेस्ट बनाएं। जीवन एक ऐसी चीज है, हर एक इंसान के लिए बहुत अनमोल चीज है, और इसको बेहतर बनाना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप आज नहीं जागोगे तो कल आपको बहुत पछताना पड़ेगा। काफी लोगों को आपने अपने पड़ोस में ये देखा होगा कि कल उन्होंने मेहनत नहीं की थी तो वो आज रो रहे हैं, गरीब हैं, और रोटी को भी तरस रहे हैं। कल जिसने मेहनत करी थी वो आज तुम्हारे गांव का, शहर का एक अच्छा इंसान है, उसका अपने परिवार की अच्छी परवरिश करता है। तो आप ऐसे ना बने कि कल को आप अपने बालकों को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दें। मेहनत करें, मेहनत से हर एक चीज़ जीती जा सकती है। ओके, थैंक यू।